बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसेस स्टेट में प्रेजेंटिंग फ्लो इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन लॉ, collision number, collision frequency, collision diameter and mean free path. First of all, experimental verification of Maxwell-Boltzmann law. मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ का अभी हमने थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ा तथा मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ द्वारा ही हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन के वेगों का वितरण वक्र जो दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली 3 मुख्य एक्सपेरिमेंटल सत्यापन किए गए। फर्स्ट लैमर्ट वेलोसिटी मेथड, सेकंड स्टर्न्स वेलोसिटी मेथड एंड थर्ड इज जेटमैन एंड को मेथड। इनमें सबसे पहले हम लैमर्ट मेथड का अध्ययन करेंगे। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण को चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र के अनुसार इसमें 2 टूथेड डिस्क होती है, ए तथा एल होती है, जो कि एक शाफ्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसमें एक भट्टी होती है जिसमें एक निश्चित ताप पर कोई गैस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CCl4 आदि होती हैं। गैसों के अणुओं को एक पिन होल ओपनिंग में से निकालकर इवैक्यूएटेड चैम्बर में पहुंचाने दिया जाता है। गैस अणु पहले एक कॉलीमेटिंग स्लिट एस में से गुजरते हैं और एक मॉलिक्यूलर बीम बनाते हैं। यह मॉलिक्यूलर बीम डिटेक्टर की ओर दिष्ट कर दिया जाता है। जब दोनों प्लेटें स्टेशनरी होती हैं, तब आणविक दंड दोनों प्लेटों के रेखा दंड छिद्र द्वारा डिटेक्टर या रेडियोमीटर तक पहुंचता है। दोनों प्लेटों के रेखा छिद्र को इस प्रकार समायोजित कर देते हैं कि किसी निश्चित वेग वाले अणु दोनों में से होकर डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। दोनों प्लेटों को जोड़ने वाले शाफ्ट को विभिन्न दरों से घुमाया जाता है और किसी विशेष वेग के लिए डिटेक्टर में अणुओं के अनुरूप संख्या ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार समस्त अणुओं में से किसी वेग वाले अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अणुओं की संख्या तथा उनके अनुरूप वेगों में ग्राफ आरेखित कर प्राप्त वक्र आणविक वेगों के सिद्धांतिक रूप से प्राप्त मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अनुरूप ही प्राप्त होते हैं। यही हम मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का वेरिफिकेशन है। नाउ द कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। किसी गैस की निश्चित मात्रा में किसी ताप व दाब पर उसके अणुओं के परस्पर टक्करों की संख्या उस गैस की कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सामान्य ताप व दाब पर गैस अणुओं की कोलिजन नंबर का मान बहुत अधिक होता है। इस संख्या के उपयोग के लिए निश्चित समय में टक्करों की संख्या का ज्ञान आवश्यक है। अतः 1 घन सेंटीमीटर आयतन में प्रति इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे Z द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। Z इज इक्वल टू √2 पाई टो स्क्वायर C एवरेज एंड डैश स्क्वायर होता है। चूँकि किसी भी टक्कर में 2 अणु रिलेटेड होते हैं, अतः इकाई आयतन गैस में इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या Z की आधी होगी। Z इज इक्वल टू √2 पाई टो स्क्वायर C एवरेज एंड डैश स्क्वायर बाय 2 अगर हम करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 1/√T पाई टो स्क्वायर C एवरेज एंड डैश स्क्वायर। अगर जो टकराने वाले अणु एक जैसे हैं, इसे हम Z11 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस Z11 इज इक्वल टू 1/√2 पाई टो स्क्वायर एंड डैश स्क्वायर C एवरेज। यहाँ टो आणविक व्यास है एंड डैश
अणुओं की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर गैस में है। सी एवरेज औसत वेग है। सी एवरेज का मान आप सभी को पता है √8 RT/πm होता है। Z11 में सी एवरेज का अगर हम मान रख देते हैं तो हमें Z11 का मान 2τ² √πn-² √RT/m प्राप्त होता है। यहाँ m गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और R गैस कांस्टेंट है। कोलिजन डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, जब एक गैस के दो अणु एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, वह दोनों में से एक बिंदु पर टक्कर होती है। वह इस बिंदु के एक दशा ऐसी आती है जब विकर्षण बल इतने अधिक हो जाते हैं कि इस बिंदु पर नज़दीक आने की बजाय उसकी गति की दिशा उलट जाती है, अर्थात वापस उसी दिशा में दूर जाने लग जाते हैं। उस बिंदु पर जहाँ दोनों अणु बहुत नज़दीक होते हैं, दोनों टकराने वाले अणुओं के केंद्रों की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वह आणविक व्यास या कोलिजन डायमीटर कहलाता है। इसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो अणुओं के केंद्र के मध्य की दूरी टो होती है तो टक्कर कोलिजन होती है और यह कोलिजन डायमीटर होता है। मीन फ्री पाथ किसी ताप पर किसी बर्तन में रखी हुई गैस के अणु प्रत्येक दिशा में सभी संभव वेगों से गति करते रहते हैं। ये अणु कुछ दूरी पर परस्पर या बर्तन की दीवार से टकराकर अपनी गति की दिशा बदल लेते हैं। अतः वह दूरी जहाँ तक कोई अणु एक दूसरे अणु से टकराए बिना चल पाता है उस अणु का फ्री पाथ कहलाता है, अथवा दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु द्वारा तय की गई दूरी उसका मुक्त पथ कहलाती है। गैस के किसी भी अणु का मुक्त पथ सदैव बदलता रहता है, अर्थात उसके मुक्त पथ समान नहीं हैं। कुछ अणु थोड़ी दूर चलकर ही टकरा जाते हैं और कुछ अधिक दूर चलकर टकराते हैं, अतः इनका औसत माध्य निकाल दिया जाता है, जिसे औसत मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। माध्य मुक्त पथ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अपॉन collision frequency. Lambda is equal to 1/√2 pi tau square n dash समीकरण द्वारा गैस का मुक्त माध्य पथ प्रति घन सेंटीमीटर अणुओं की संख्या n डैश के व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि गैस की घनत्व और दाब पर निर्भर करता है। निम्न दाब पर गैस के अणु बर्तन में अलग अलग अधिक दूरी पर बिखरे रहते हैं। इसके कारण अणु के क्रमागत टक्करों की दूरी भी अधिक होती है और माध्य मुक्त पथ बढ़ जाता है, जबकि अधिक दाब पर अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। दूरी कम होने पर टकराव भी कम दूरी पर होता है, जिसके कारण माध्य मुक्त पथ भी कम हो जाता है, अर्थात माध्य मुक्त पथ उच्च दाब पर कम और निम्न दाब पर अधिक होता है। माध्य मुक्त पथ गैस की विस्कोसिटी पर भी निर्भर करता है, जिसे निम्न इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू नीटा √3/p/d. नीटा इज द विस्कोसिटी कांस्टेंट, P is the pressure of gas, D is the density and lambda is equal to मीन फ्री पाथ है। एनटीपी पर हाइड्रोजन का माध्य मुक्त पथ 7.8 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑक्सीजन का 6.5 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर और नाइट्रोजन का 5.95 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है। थैंक यू।